देखिएगा कि हमारा जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में अब चलेगा क्या, हम लोग क्या चीज़ सीख लिए थे, संतुलित करना समीकरण सीखे थे। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर जो है ज़्यादा समीकरण को इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग आखिर उसमें करते क्या है, ठीक ना, अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्या करते हैं। तो देखेंगे कि अभिकारक और प्रतिफल में यदि अगर अभिकारक या प्रतिफल में कोई भी चीज़ अगर ठोस है तो उसके बगल में S लिख दोगे छोटा सा ब्रैकेट में, द्रव है तो L लिख दोगे छोटा सा, गैस है तो G लिखोगे, सांद्र है तो कॉन्क लिखोगे, उसमें इस साइड लिखा जाएगा कॉन्क H2SO4 ऐसे करके, ठीक है। और अगर गैस लिखना है तो हाइड्रोजन जैसे H2 हुआ तो यहाँ बगल में गैस ऐसे लिखना है, ठीक है। अगर डाइल्यूट भी बात करेंगे तो डाइल्यूट रहेगा तनु अगर है तो इसके लिए लिखोगे DIL डाइल्यूट, तो डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो ये इस टाइप से जो हम लोग लिखेंगे। अगर जलीय विलयन है तो एक्वस के लिए AQ सिंबल लिखेंगे उसके बगल में, जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारा जो है Na2SO4 है और इसका अगर मान लेते हैं कि एक्वस है तो फिर ये हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और अब देखोगे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ठोस होता है तो S लिखे हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा ये भी ठोस, और CO2 गैस मुक्त होता है तो G लिखेंगे। चूँकि अगर ये मुक्त होगा तो हमने आगे बताया है कि ये ऊपर की तरफ चिन्ह देते हैं, ठीक ना, एरो चिन्ह, लेकिन हमने अभी नहीं बताया था इसलिए हमने नहीं दिया है, ठीक है। जिंक आप प्लस H2SO4 करोगे तो जिंक जो है ठोस होता है तो उसके लिए जो है S सिंबल यूज करेंगे, और अब सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो एक्वस हुआ तो AQ लिखे। जिंक सल्फेट के लिए जिंक सल्फेट जो बना वो भी एक्वस है और H2 जो है गैस है, ठीक है। समीकरण में ऊष्माक्षेपी के लिए प्रतिफल की तरफ ऊष्मा लिखेंगे और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए अभिकारक की तरफ प्लस ऊष्मा लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो C+O2 क्या हो जाएगा, CO2 बनाएगा और ऊष्मा बनाता है तो इस साइड जो है चूंकि ऊष्मा मुक्त करता है तो प्लस ऊष्मा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा लगेगा तो वो अभिकारक की तरफ जो है ऊष्मा लिखा जाएगा प्लस, ठीक है। गैस के उत्सर्जन के लिए हम लोग ऊपर की तरफ चिन्ह देंगे, और अगर अवक्षेप बन रहा है तो नीचे की तरफ एरो देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर गैस बन रहा है तो हम लोग ऊपर दे सकते हैं, यहाँ भी गैस बन रहा है तो ऊपर दे सकते हैं, जहाँ अवक्षेप बनेगा वहाँ नीचे की तरफ डालेंगे, ठीक है। अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी के लिए तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे ताप, दाब, उत्प्रेरक, सांद्रण आदि लिखा जाता है कि अभिक्रिया में आखिर क्या कंडीशन है उसका जानकारी अगर देना है तो तीर चिन्ह के ऊपर ताप, दाब, उत्प्रेरक, ये तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोगों का अभिकारक और प्रतिफल के बीच में ये रहेगा। अब आता है उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता जो है ऐसी अभिक्रिया होगा जो कि अभिकारक से प्रतिफल बन सकता हो और प्रतिफल से अभिकारक बन सकता हो। उत्क्रमणीयता को दर्शाने के लिए जो होता है हम लोग जो है क्या करते हैं, उत्क्रमणीयता, ठीक है। इसमें जो होगा जैसे अब इसमें अभिकारक वैसी अभिक्रिया पूछेगा, उस उत्क्रमणीयता से आप क्या समझते हैं, एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से प्रतिफल तथा प्रतिफल से अभिकारक बन सकते हो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखोगे H2 प्लस N2 ये रिवर्सिबल रिएक्शन बनाता है। उत्क्रमणीयता का चिन्ह ऐसे होता है, आधा हेड ऊपर की तरफ एरो और नीचे आधा हेडेड एरो रहता है और बनाएगा NH3। संतुलित करिएगा तो 2NH3 बनाएगा, ठीक है, 2 तो है और 3 बैलेंस्ड। तो ये जो हो गया आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया का रूप है, ठीक है। इसमें जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं।
ठीक ना। मतलब इसमें क्या होगा, अभिकारक से प्रतिफल बन सकता है और प्रतिफल से अभिकारक बन सकता है। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया का कभी भी अंत नहीं होता है, ठीक ना। यह अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को पूरा होने में अनंत समय लगता है, या फिर कह सकते हो यह अभिक्रिया कभी पूरी नहीं होती है। यह अभिक्रिया कभी पूरी नहीं होती है, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। देख, अब हम लोग देखेंगे कि आखिर रासायनिक समीकरण कितने तरह के होते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण जो है कई तरह के होंगे, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन विधि, ठीक ना, या फिर कह सकते हो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फिर ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। अब जो है इसमें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि आखिर कौन कौन सी अभिक्रिया होती हैं और उसके बारे में डिटेल। तो यहाँ पर देखोगे कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, नाम से क्लियर है कि संयोजन का क्या मतलब होता है, जुड़ना, ठीक ना। और जुड़ेगा कब, जब दो हो या दो से ज़्यादा हो, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं, आपस में जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। आपको पता है कि रासायनिक समीकरण में जो होगा कभी भी अभिकारक का गुण प्रतिफल के बराबर नहीं होगा। मतलब जो प्रतिफल बनेगा, जो नए पदार्थ बनते हैं, उसका गुण जो भाग लेता है अभिक्रिया में उससे भिन्न होता है, ठीक है। तो इसके आधार पर देखोगे कि संयोजन अभिक्रिया भी आखिर तत्व के बीच हो सकता है, तत्व और यौगिक के बीच हो सकता है, और यौगिक के बीच हो सकता है। हम लोग फर्स्ट लिए हैं दो तत्वों के बीच संयोजन। तो यहाँ पर जो है कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि ये आप बोल नहीं सकते हैं कि ये यौगिक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है तत्व के फॉर्म में जो रहता है प्रकृति में वो O2 के रूप में रहता है, ठीक ना, इसीलिए इसको तत्व हमने कहा है, ठीक है। और कार्बन आपका रहता है ये तत्व, ठीक ना। और ये दोनों अभिक्रिया करके क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक ना। या फिर कह सकते हैं कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। कार्बन में कोयला भी हो सकता है, ठीक ना, ग्रेफाइट भी हो सकता है, हीरा भी हो सकता है। कार्बन तो इसका ये जो है क्या हो सकता है, हमने बताया था कि हीरा हो, ग्रेफाइट हो, कार्बन हो, कोक हो, सबका सूत्र क्या होता है, सी होता है। पूछेगा कोक का सूत्र बताइए, तो सी, कार्बन का सी, ठीक ना, ग्रेफाइट का सी, हीरा का सी, ठीक ना। अब बकमिंस्टर फुलेरिन का जो होता है C60 होता है, मतलब कार्बन ही है लेकिन बकमिंस्टर फुलेरिन का C60, 60 को कार्बन मिलकर बकमिंस्टर फुलेरिन का एक तत्व बनाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? बकी बॉल के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, तो उसमें जो है फुटबॉल की तरह संरचना होता है बकमिंस्टर फुलेरिन का, ठीक है। उसमें हेक्सागोनल और पेंटागोनल रहता है स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। दो तत्व जो है संयोग करके एक यौगिक का निर्माण किया। और यहाँ पर आयरन जो है सल्फर का दूसरा नाम है गंधक, ठीक ना। तो गंधक से अभिक्रिया करेगा आयरन, मतलब लोहा, तो ये क्या होगा, आयरन सल्फाइड या फेरस सल्फाइड बनता है, ठीक है। इसको जो बोल सकते हो कि आयरन लोहा हो गया और इसको गर्म किया जाता है। जनरली जो होता है देखोगे कि लोहा जो होता है, लोहा और गंधक को अगर किसी बर्तन में मिला देते हैं तो वो भौतिक उसका अभिक्रिया हुआ, उसमें जो है उसका हम लोग अलग कर सकते हैं चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा, क्योंकि जो है लोहा जो होता है चुंबकीय गुण वाला होता है और सल्फर चुंबकीय गुण वाला नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है जब दोनों को मिला दोगे तो ये भौतिक अभिक्रिया है, इसको अलग किया जा सकता है। लेकिन जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो दोनों को गर्म कर देंगे तो इसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है और आयरन सल्फाइड बना देता है, एक नया तत्व, नया यौगिक, ठीक है। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे कि आपका जो है जब हम लोग देखें अभी क्या कि दो तत्व आपस में संयोग करके कैसे होगा। अब एक तत्व और एक यौगिक जब संयोग करता है तो भी यौगिक का निर्माण होगा। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनता कैसे है, जब कार्बन को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या अपर्याप्त उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। मतलब C+O2, ठीक ना। ऑक्सीजन क्या है, अपर्याप्त है, जितना चाहिए उतना नहीं है, ठीक है। तो यह जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा,
ठीक ना। ठीक, तो ये जो है तुम्हारा कौन सा अभिक्रिया हुआ, ये भी संयोजन अभिक्रिया है, लेकिन ये दो तत्वों के बीच का संयोग है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है ये तत्व था, ये तत्व है, ये भी तत्व है, और ये यौगिक है। ठीक ना। अब यहां पर जो देखोगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड यौगिक हो गया, यौगिक, और ये जो है तत्व है, और क्या बनाया, यौगिक। यानी जब तत्व या यौगिक का भी संयोग होगा तो क्या होगा, एक यौगिक का निर्माण होता है। उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ये यौगिक है, ये तत्व, और ये भी यौगिक। ठीक है, जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में संयोग करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि क्या होगा। जैसे कली चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है तो भखरा चूना और उष्मा उत्पन्न करता है। जैसे हम लोग जो है चूना जब हम लोग करते हैं घर में, दीवारों पर चूना करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हो, कली चूना लाते हैं, उसको पानी में डालते हैं, तो पानी में डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो खौलने लगता है, वो गर्म हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, उष्मा भाप ये सब निकलेगा, और वह जो कली चूना था उसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और इसका फॉर्मूला CaO होता है। अब ये जल में जो अभिक्रिया किया तो भखरा चूना बनता है, जो खौलने के बाद जो पानी में जो बचा वो भखरा चूना है। जब वो ठंडा हो जाता है तो उसमें जो चीज़ मिलाना है हम लोग मिला देते हैं, ठीक ना, कलर के लिए या फिर कुछ भी मिला देते हैं, और तब उससे हम लोग पुताई का काम करते हैं। पुताई होने के बाद होते समय देखोगे कि उतना चमक नहीं रहता है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करता है ये भखरा चूना, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जो कि क्या करता है, चमक लाता है। तो कैल्शियम देखोगे, ये भखरा चूना जो है कार्बन डाइऑक्साइड से किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाया और जल बनाता है, जो कि भाप के रूप में निकल जाएगा, और तुम्हारा क्या होगा, वो सूखने के बाद, बोलता है ना, सूखने के बाद चमक आ जाता है। ठीक है, तो इसी कारण जो है चूना करने के बाद चमक बाद में आता है। ठीक है, क्लियर है। अब SO3 जो है यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करता है। ये आपको जो है, ये दोनों अभिक्रिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब वियोजन और अपघटन अभिक्रिया हम लोग देखेंगे। अपघटन अभिक्रिया जो होगा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे तत्व या यौगिक का निर्माण करता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब ही होता है टूटना, तो ये टूट जाएगा। अब वहां पर जो है संयोजन अभिक्रिया में क्या था कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में जुड़कर एक बड़ा यौगिक का निर्माण किया था, और यहां पर क्या हो रहा है, एक बड़ा यौगिक जो है आपस में टूटकर क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक छोटे तत्व या यौगिक का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जो है संयोजन का ठीक विपरीत अभिक्रिया है। नहीं, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, ठीक ना, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया संगमरमर वगैरह सब, ठीक ना, मार्बल, ठीक ना, कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसको जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है यह आपका क्या होता है, जो सीमेंट फैक्ट्री है उसमें उपयोग किया जाता है एक अपघटक के रूप में। मतलब कि उसमें जो है आपका सीमेंट बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब का यूज होता है। ठीक है, उसी तरह से पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो ये ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है, ध्यान रखना है, इसके लिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन मुक्त करने वाला एक अभिक्रिया जो है पोटेशियम क्लोरेट है। ठीक, उसी तरह से फेरस सल्फेट जो है हरा रंग का होता है, ठीक ना। ये जो 7H2O देखते हैं यह वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक ना। ये रवाकरण के जल बोल सकते हैं। रवाकरण का जल में जो है उसका एक भाग होता है जिसके कारण किसी भी रवा का क्या एक रंग आता है, ठीक ना। जब रवाकरण के जल को हटा दिया जाता है तो उसका रंग क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, फेरस सल्फेट बनेगा। तो ये जो है फेरस सल्फेट बना, लेकिन ये सफ़ेद हो गया और जल जो है 7 अणु निकल गया, 7 अणु जल। फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। फेरिक ऑक्साइड जो है भूरे रंग का सॉलिड या ठोस अवक्षेप, ठीक है। अब यहाँ पर अवक्षेप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अवक्षेप में हम लोग बात करेंगे तो उसका अलग बात है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ठोस जो है प्राप्त होता है, ठीक ना, एक तुम्हारा प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है, ठोस प्राप्त होगा, और ये भूरा रंग का होता है। फेरस सल्फेट का जो है हिंदी नाम जो है हरा कशिश है, इसको हरा कशिश भी बोलते हैं, ठीक है। अपघटन अभिक्रिया
तीन तरह का होता है, ठीक है। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया और प्रकाशिक अपघटन अभिक्रिया। यहाँ पर देखिएगा कि उष्मीय अपघटन अभिक्रिया किसको कहते हैं? वैसी अभिक्रिया या वैसी अपघटन अभिक्रिया जिसको उष्मा की आवश्यकता होती है पूर्ण होने के लिए, यानी उष्मा देने के बाद अगर टूटता है, अपघटन होता है, तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग अभी पीछे देखे थे, वो पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म किए थे तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मुक्त हुआ था। तो ये जो है उष्मा देने के बाद मुक्त हुआ है, इसलिए इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस विद्युत अपघटन अभिक्रिया में क्या होगा कि वैसी अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप होता है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे जल से अगर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। हाइड्रोजन जो है कैथोड पर जमा होगा और एनोड पर ऑक्सीजन जमा होता है। उसी तरह से जब हम लोग सोडियम क्लोराइड से प्रवाहित करेंगे विद्युत धारा तो तुम्हारा कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। यहाँ पर बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। और जब एल्युमिनियम ऑक्साइड से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो कैथोड पर एल्युमिनियम और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। याद रखिएगा हमेशा जब भी अगर विद्युत अपघटन होगा तो धातु हमेशा कैथोड पर मुक्त होता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रकाशिक अपघटन अभिक्रिया। वैसा अपघटन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसको हम लोग प्रकाशिक अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे AgCl को जब हम लोग प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो वह टूट जाएगा Ag प्लस Cl2। ये जो है यही जो है फोटोग्राफिक प्लेट में जो होता है लगा हुआ रहता है AgCl, जिससे कि जब फ्लैश करते हो क्लिक करने के बाद तो जो है फोटो प्रिंट हो जाता है, ठीक ना, उसका इमेज आ जाता है। तो AgBr पर जब प्रकाश के उपस्थिति में रखेंगे तो Ag और प्लस Br2 बनाएगा, ठीक ना। ये भूरा रंग का हल्का होता है और ये जो है सिल्वरी व्हाइट हो जाता है, ठीक है। तो AgCl और AgBr का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। आज के दिन में भी इसका कम यूज है, लेकिन अभी भी फोटोग्राफिक में हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट अगर फोटो खिंचवाते हैं तो AgCl और AgBr जो है फोटोग्राफिक फिल्म पर लगा हुआ होता है, ठीक है। बस यहीं तक, अब अगले क्लास में।